हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी क्लासेस। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में हमने दो महत्वपूर्ण टॉपिक गुलाम वंश और खिलजी वंश कंप्लीट कर लिए हैं। और पिछली क्लास में हमने शुरू किया था तुगलक वंश, जिसकी स्थापना गैसुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। और हमने गैसुद्दीन तुगलक के बारे में पूरे फैक्ट्स जाने थे कि कैसे कैसे गैसुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई। दोस्तों, जब गैसुद्दीन तुगलक बंगाल में वह बुखारा खां का विद्रोह नियंत्रित करके दिल्ली आ रहा था, तब उसके उसके ही स्वागत में उसके बेटे जोना खां या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली के बाहर तुगलकाबाद नामक जगह पर एक लकड़ी का महल बनवाया गया और एक भव्य समारोह हो रहा था। और उस महल में ही दबकर मृत्यु हुई किसकी? गैसुद्दीन तुगलक की। और उसके बाद उसका ही बेटा मोहम्मद बिन तुगलक या जोना खां अगला सुल्तान बना। तो आज हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में प्रसिद्ध हैं पागल सुल्तान के नाम से। पागल सुल्तान के नाम से इसे हम इनसेन सुल्तान भी कहते हैं। यह प्रसिद्ध है पागल सुल्तान के नाम से। और दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान और पढ़ा हुआ ही सुल्तान कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन दोस्तों, यह तो बहुत पढ़ा हुआ था, लेकिन इसकी जो जनता थी या इसका जो मंत्रिपरिषद था, उसमें कोई भी इसके बराबर या ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं था, जिससे इसके और इसकी जनता के बीच जो तालमेल था वो सही नहीं था। जो जनता होती थी वो इसकी बात नहीं समझ पाती थी, और यह जनता की बात नहीं समझ पाता था। इसलिए यह प्रसिद्ध है पागल सुल्तान के नाम से। और दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान और पढ़ा हुआ सुल्तान ही कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अलावा दोस्तों, यह अरबी और फारसी भाषा का महान विद्वान था। इसके अलावा यह अरबी और फारसी भाषा का अरबी और फारसी भाषा का महान विद्वान था। और दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं मनिहारों का राजकुमार, या इसे हम मनिहारों के राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। आपसे मालूम करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा सुल्तान होली का त्यौहार मनाया करता था। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ही होली का त्यौहार मनाया करता था। दोस्तों, यह बहुत पढ़ा हुआ और विद्वान था। और दोस्तों, जब इतिहासकार एलिफेस्टीन ने इसके बारे में पढ़ा, तो उसने जाना कि इसे एक्सपेरिमेंट करने की आदत थी, या यह एक्सपेरिमेंट बहुत करता है। और उसके द्वारा 5 एक्सपेरिमेंट किए गए जो पूर्णतः विफल हुए। और तभी इतिहासकार एलिफेस्टीन ने ऐसा कहा कि इस सुल्तान के अंदर कुछ पागलपन के अंश थे, या इसलिए इसे पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसी के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था। इसी के शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, दोस्तों इसी के शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, जो कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। और दोस्तों, इसी के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के ही द्वारा इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया गया। और दिल्ली सल्तनत में काजी का जो पद होता है उसे हम जानते हैं धार्मिक न्यायाधीश के नाम से, या यूँ भी कह लेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना धार्मिक न्यायाधीश नियुक्त किया।
और दोस्तों इब्न बतूता के ही द्वारा एक फेमस पुस्तक या एक प्रसिद्ध बुक किताब लिखी गई जिसे हम जानते हैं किस नाम से, रेहला या सफ़रनामा। और दोस्तों इब्न बतूता के ही द्वारा अपनी बुक में बताया गया, इसने अपनी बुक में जिक्र किया कि जिस समय यह दिल्ली आया था उस समय दिल्ली सबसे समृद्ध शहर था। नंबर 2, इसने 3 बात बताई। नंबर 1, दिल्ली सबसे समृद्ध शहर था। और नंबर 2, भारत और मोरक्को के बीच व्यापार का वर्णन। और नंबर 3, दोस्तों इब्न बतूता ने बताया कि मोहम्मद बिन सुल्तान जो है, मोहम्मद बिन सुल्तान का अधिकार पूरे हिंदुस्तान पर था, बस केवल 3 जगहों को छोड़कर, कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना को छोड़कर मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरे हिंदुस्तान पर अधिकार किया था। इसने बताया मोहम्मद बिन तुगलक ने कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान पर अधिकार किया था। दोस्तों इब्न बतूता ने अपनी बुक में लिखा, अपनी बुक में बताया कि जिस समय इब्न बतूता दिल्ली आया था उस समय दिल्ली भारत का सबसे समृद्ध शहर था और भारत और मोरक्को के बीच व्यापार का वर्णन इसने अपनी बुक में किया है। और इसी ने बताया कि कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान पर अधिकार था किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछेंगे कि दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा सुल्तान था जिसके पास सबसे बड़ी स्थायी सेना थी, तो वह भी किसके पास थी, मोहम्मद बिन तुगलक के पास। सबसे बड़ी स्थायी सेना किसके पास थी, मोहम्मद बिन तुगलक के पास, और यह सेना को वेतन दिया करता था। नंबर दूसरी बात दोस्तों, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि दिल्ली सल्तनत में वह प्रथम सुल्तान कौन है जिसने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था, तो वह भी कौन है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। दोस्तों इसने प्रयास किया तो था, लेकिन यह सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित या बंद नहीं कर पाया था, क्योंकि यह बहुत पढ़ा लिखा था और इसकी, मैंने आपको बताया कि इसकी जनता जो थी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो जिसके कारण इसके और उसके बीच जनता के बीच में तालमेल सही नहीं था, और इसी कारण से यह सती प्रथा को बंद नहीं कर पाया। लेकिन इसने प्रयास जरूर किया था। अगर आपसे पूछेंगे सती प्रथा को बंद करने का प्रयास या प्रतिबंधित करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक है। और सती प्रथा को पूर्णतः बंद किसने किया दोस्तों, वो क्या है, फिरोज शाह तुगलक, जो इसी का ही चचेरा भाई होगा। वो दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान। पूर्णतः बंद कौन करेगा, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों इसने अपने शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा विद्रोह का सामना किया। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन है जिसने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा विद्रोह का सामना किया था, तो वह कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा विद्रोह का सामना किया। दोस्तों मात्र 26 साल के शासनकाल में इसने अपने शासनकाल में विद्रोह का सामना किया। कुल 34 विद्रोह इसके शासनकाल में 34 विद्रोह हुए कुल इसके 26 साल के शासनकाल में। 27 रिवोल्ट या 27 विद्रोह जो हुए दोस्तों पे हुए साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में, और 7 विद्रोह जो हुए वो हुए नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत में। सबसे ज़्यादा विद्रोह का सामना किया, नंबर 1 बात। और दोस्तों इसी के ही शासनकाल में मंगोलों के लगातार आक्रमण हुए। और इसी के ही शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में, दिल्ली में एक महामारी फैली जिसे हम जानते हैं प्लेग के नाम से। इसी के ही शासनकाल में दिल्ली में एक महामारी फैली प्लेग। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा विद्रोह का सामना किया। इसके शासनकाल में कुल 34 विद्रोह हुए मात्र 26 साल के इसके टाइम पीरियड या रूलिंग पीरियड में। और 27 विद्रोह जो है वो दक्षिण भारत में है, और जो 7 विद्रोह हुए वे हुए उत्तर भारत में। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात दोस्तों, इसके शासनकाल में मंगोलों के निरंतर या लगातार आक्रमण हुए। और नंबर 3 बात, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में जिस समय इसका शासन था उस समय दिल्ली में एक महामारी फैली, इसका नाम है प्लेग या जिसे हम प्लेग के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसी के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। इसी के शासनकाल में, इसी के ही समकालीन 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। ध्यान रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो दो भाइयों के द्वारा की गई थी जिन्हें हम जानते हैं हरिहर और बुक्का के नाम से। स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा। दोस्तों इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए। नंबर 1 बात, मंगोलों का लगातार आक्रमण। और इसी के शासनकाल में दिल्ली में प्लेग महामारी फैली। दोस्तों इन सब चीज़ से परेशान होकर, क्योंकि मंगोलों के लगातार आक्रमण हो रहे थे, और इस सब चीज़ से परेशान होकर, क्योंकि दोस्तों अगर यह है कोई विद्रोह हुआ करता था दक्षिण भारत में तो उसे कंट्रोल करना जाया करता था। और जब तक जैसे ये कंट्रोल करके दक्षिण भारत से आ गया तो रास्ता नहीं आता था, इतना और खबर आ गई कि एक विद्रोह और हो गया दक्षिण भारत में। इस वजह से परेशान होकर इसने डिसीजन लिया, इसने अपना पहला प्रयोग किया 1327 ईस्वी में। इसने अपनी राजधानी, इसका प्रथम निर्णय था, प्रथम एक्सपेरिमेंट कहेंगे, 1327 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया। और देवगिरी का नाम बदलकर क्या कर दिया, दौलताबाद। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद लेकर गया था, तो कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक।
1327 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया और उसका नाम बदल कर क्या कर दिया, दौलताबाद। लेकिन दोस्तों जैसे ही इसने अपनी राजधानी देवगिरी या दौलताबाद को बनाया, इसने रातों रात ऐलान किया दिल्ली में कि हमें सुबह को पलायन होना है, कहाँ, देवगिरी या दौलताबाद। और उस समय इतिहासकार कहते हैं कि दोस्तों उस समय बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी और इसकी आधी जनता देवगिरी पहुँचते पहुँचते ही इसकी आधी जनता की मृत्यु हो गई। और जैसे ही ये देवगिरी पहुंचा तो दोस्तों उस समय भारत में जो प्रवेश करने का सीमा थी या जहाँ से भारत में प्रवेश होते थे वो स्थान था सिंध। अगर सिंध से कोई आक्रमण होता था तो वह दिल्ली से बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन अब यह दिल्ली से लगभग 1200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के दौलताबाद देवगिरी नामक स्थान पर अपनी राजधानी लेकर गया, तो वहाँ से कंट्रोल करना आक्रमण को बहुत मुश्किल हो गया। और इससे पता चल गया कि यह मेरा रॉन्ग डिसीजन था, यह मेरा गलत निर्णय था। और इसीलिए इसने अपनी मात्र 2 साल तक ही इसने अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया और इसने 2 साल के बाद अगेन अपनी राजधानी कहाँ ले आया, दिल्ली। 1329 ईस्वी में ही इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। नंबर दूसरा, इसका एक्सपेरिमेंट नंबर दोस्तों, इसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की। दोस्तों दोआब क्या होता है, दोआब 2 नदियों के बीच का जो मैदान होता है उसे हम दोआब क्षेत्र बोलते हैं। और दोस्तों जिस समय या जिस साल इसने दोआब क्षेत्र में वृद्धि की उस साल ही क्या पड़ गया, सूखा। और इसीलिए दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक या MBT ने अपने शासनकाल में कृषि एवं सिंचाई विभाग की स्थापना की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, दीवाने कोही, या जिसे दीवाने कोही कहा जाता है, दीवाने कोही। दोस्तों जिस समय इसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की उस साल ही क्या पड़ गया, सूखा। और इसीलिए इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कृषि एवं सिंचाई विभाग की स्थापना की, दीवाने कोही। दोस्तों इसने कर में वृद्धि की लेकिन सूखा पड़ गया, तो इसका जो आर्थिक व्यवस्था थी या इसकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वह कहीं ना कहीं डगमगाई, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू था या जो इसका लाभ था वो नहीं हुआ इसे। और इसने फिर अपना तीसरा अनुप्रयोग किया या तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। इसने किया सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। दोस्तों इसने टंका बंद करवा दिए। हम जानते हैं कि टंका किसे कहते हैं, चांदी के सिक्कों को हम टंका कहते हैं, जो इल्तुतमिश चलवाए थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। और जो तांबे के सिक्कों की वैल्यू थी जीतल की, उनकी वैल्यू कर दी इसने टंका के बराबर, ठीक है। और जीतल के स्थान पर इसने कुछ मात्रा में चलवाए क्या, कांस्य सिक्के, या ब्रोंज कॉइन्स। दोस्तों इसका अगला एक्सपेरिमेंट हुआ सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जिसने इसमें टंका जो चांदी का हुआ करता था वह इसने बंद करवा दिए और तांबे के जीतल
जो तांबे का जीतल हुआ करता था उसकी वैल्यू इसने टंका के बराबर कर दी, और जीतल या तांबे के सिक्के के स्थान पर इसने कुछ कांसे सिक्के या ब्रोंज कॉइन्स चलवाए। और दोस्तों कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसने कुछ मात्रा में चमड़े के सिक्के भी चलवाए थे। इतिहासकार कहते हैं कि इसने कुछ मात्रा में चमड़े के सिक्के भी चलवाए थे, लेकिन ऐसा कुछ ही इतिहासकार कहते हैं, क्योंकि चमड़े के सिक्के जो चलवाएगा वह एकमात्र शासक कौन होगा? हुमायूं, जिसे हम पढ़ेंगे मुगल वंश में या मुगल डायनेस्टी में। एकमात्र शासक जिसने चमड़े के सिक्के चलवाए, नसीरुद्दीन हुमायूं, जिसे हम किस में पढ़ेंगे? मुगल वंश या मुगल डायनेस्टी में। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि दिल्ली सल्तनत में चमड़े की सांकेतिक मुद्रा किसने चलवाई थी? दिल्ली सल्तनत में चमड़े की सांकेतिक मुद्रा किसने चलवाई थी? तो दोस्तों आप आंसर कर सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन अगर आपसे पूछें कि केवल चमड़े के सिक्के किसने चलवाए थे, केवल चमड़े के सिक्के किसने चलवाए, तो वो होगा दोस्तों हुमायूं। ठीक है। इसने क्या किया? इसने टंका जो चांदी के थे वे बंद करवा दिए, और जो जीतल जो तांबे के सिक्के हुआ करते थे उनकी वैल्यू इसने टंका के बराबर कर दी, और जीतल के स्थान पर या तांबों के सिक्के के स्थान पर इसने कुछ कांसे सिक्के चलवाए। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसने कुछ मात्रा में चमड़े के सिक्के भी चलवाए थे, लेकिन ऐसा कुछ ही इतिहासकार कहते हैं, क्योंकि चमड़े के सिक्के तो एकमात्र शासक हुमायूं ने चलवाए थे, जिसे हम पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश में। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत में चमड़े की सांकेतिक मुद्रा किसने चलवाई थी, तो आप आंसर कर सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन अगर आपसे पूछे कि केवल चमड़े के सिक्के किसने चलवाए थे, तो वे किसके द्वारा चलवाए गए थे? हुमायूं के द्वारा। इसके बाद दोस्तों खुरासान अभियान की विफलता। दोस्तों अफगानिस्तान में एक जगह है, खुरासान, जिस पर यह अधिकार करना चाहता था, लेकिन दोस्तों इसके यह मिशन भी फेल रहा। और नंबर 5 कराचिल मिशन या कराचिल अभियान। दोस्तों ये दोनों अभियान भी इसके फेल रहे, या इन दोनों अभियान में भी इसे असफलता ही मिली। इसके बाद दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? तो उनकी मृत्यु भी मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में हुई थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इनका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने भी उपाधि धारण की थी उलूग खां की, उलूग खान की उपाधि, जिसका मतलब होता है विश्व का खान। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के समय जब मोहम्मद बिन तुगलक तेलंगाना अभियान पर अधिकार करके जहाजनगर उड़ीसा पर अधिकार करने गया था, जब इसने वहाँ पर अधिकार किया था तो उसी से खुश होकर गयासुद्दीन तुगलक ने ही मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खां या विश्व का खां की उपाधि दी थी। और गयासुद्दीन तुगलक तो विश्व का खां या उलूग खां की उपाधि इसके पास तो थी। ठीक है। इसके बाद 1351 ईस्वी में सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर 1351 ईस्वी में सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर एक विद्रोह हुआ और इसी विद्रोह को नियंत्रित करने मोहम्मद बिन तुगलक अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक के साथ जा रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में ही मोहम्मद बिन तुगलक की तबीयत बिगड़ी और इसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना अगला उत्तराधिकारी या दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान किसे नियुक्त किया? फिरोज शाह तुगलक को, जो इसी का ही चचेरा भाई हुआ करता था। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जो हम बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।